चॅनल मुझे ले रहा है नौकरी पे, ये बताइए. सर काय कुठं कमी पडला काय वाटतं? पता नहीं है मुझे, मतलब इस सवाल का जवाब इतना है कि ये ज़िले के साथ, ये शहर के साथ हमने बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन आज जब नतीजे देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये तो एक तरफा मोहब्बत थी, वन साइडेड लव चल रहा था हमारा. जो भी हो, मुझे 10 साल यहाँ पर काम करने का मौका मिला. 5 साल आमदारकी के, 5 साल खासदारकी के. और ये इलेक्शन होता है, जनता जिसे चाहती है उसको ये मौका देती है. मैंने यही कहा था कि भाई, मुझसे अगर कोई बेहतर है जो आपके प्रश्न वहाँ पर उठा सकता है, जो आपके लिए लड़ सकता है, आप उसको वोट दीजिएगा, लेकिन जाति धर्म और मजहब के नाम के ऊपर मत दीजिएगा करके उसमें. अब ये जो वोट दिया गया है वो किस बुनियाद के ऊपर दिया गया है ये जनता ने तय किया है. मैं उसका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ भुमरे साहब को. उम्मीद करता हूँ कि ये ज़िले के अंदर काम करने के लिए बहुत कुछ स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है. तो ये ज़िले को आगे लेकर जाएंगे, शहर को आगे लेकर जाएंगे. क्या है, मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो बड़े चौंकाने वाला ये है उसमें, क्योंकि मैं खुद इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिजल्ट आएगा करके. लेकिन खैर जो भी है हम वेलकम करते हैं, जो भी जनता का फैसला है, और जनता के फैसलों को हम सर आंखों के ऊपर रखते हैं. उन्होंने ये समझा कि नहीं, इम्तियाज़ जलील को हमने 5 साल दिए हैं, अब इम्तियाज़ जलील से बेहतर कैंडिडेट हमारे पास है, तो उन्होंने उनको लोकांनी काम केलं नाही का तुमचं? देखिए, मतलब ये अब चीज़ें अगर एक दूसरे के ऊपर अगर हमने उंगली उठाना अभी से शुरू कर डाले, जब तक हम इसके डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे तो तब तक हमको समझ में नहीं आएगा उसमें. लेकिन मुझे ये लगता है कि नतीजे आने के बाद है तो किसी के ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो जीता वो सिकंदर. अब जीत गए हैं, अब उसके बाद है तो शिकायतें करके कि साहब किसका. 1.25 लाख मतांनी पिछड़ी है तुमची. हाँ, ये इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मैं पर्सनली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. और मैं तो ये समझ रहा था कि खैरे साहब काफ़ी अच्छे वोट लेंगे, क्योंकि खैरे साहब ने भी बहुत मेहनत किए थे, बहुत काम किए थे लोगों के बीच में जाके उन्होंने. लेकिन उनको भी नहीं मिला है उसके अंदर. तो लास्ट ईयर आपको सगळेच पट्ट्यातून तुम्हाला प्रतिसाद मिळतो. लास्ट ईयर आपको वंचित ने आगे लेके गया, अभी इस साल वंचित का दगापन का फटका बसलाय. देखिए, मैं जब तक है तो पूरा रिजल्ट है तो देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं कि कहाँ से कैसे फटके पड़े है करके उसमें. तो तब तक है तो कोई प्रतिक्रिया देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा उसमें. ये नी जर्क रिएक्शन हो जाएगा मेरा, मैं वो नहीं देना चाहता हूँ उसमें. लेकिन मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला था कि 22 दिन के अंदर उन्होंने मुझे खासदार बनाया था, दिल्ली तक भिजाया था, और दिल्ली में जाके जितने भी मैंने प्रश्न उपस्थित कर सकते थे वो करने की कोशिश किया है. पण सर तुम्ही नेहमी बोलताय की विकास आणि याच्यावर मतं मिळाली झाले होती पाहिजे, त्यापेक्षा जातीच्या कमी नावावर. मतं या वेळेस मिळाली आहेत, त्याची काय कारण आहेत? कारण तुम्हाला जेवढी मतं मिळाली होती त्यापेक्षा या निवडणुकीत तुम्हाला कमी मतं मिळाली आहेत. देखिए, मैं यही बता रहा हूँ ना कि जब तक है तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे कि कौन से तालुके से हमको कितने वोट्स कम मिले हैं, पहले टाइम कितने मिले थे, अभी कितने मिले हैं करके, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी उसमें. अभी तो आप लोगों के लिए खबर यही है कि इम्तियाज़ जलील हार चुका है और संदीपान भुमरे साहब जीत चुके हैं करके. तो उस खबर को अभी चलाइएगा, बाकी का पोस्टमार्टम जो है वो पोस्टमार्टम बाद में. आधीपासून बोलत आला जातीचा शेवटी जातीचा विजय झाला, जातीच्या प्रश्नावर संसदेतला त्यांना काय सांगाल? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ज़िले को डेवलप करने के लिए बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम इसको डेवलप कर सकते हैं. और यकीनन अब चूँकि वो सत्ताधारी पक्ष के है तो उसका फ़ायदा तो होगा ही, और यकीनन वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़िले के लिए करेंगे, यही उम्मीद करते हैं. जातीच्या भावनेवर प्रश्न विचारले गेले, जातीच्या भावनेवर मतं मागणी गेली, तुम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर मतं मागितली, शेवटी जातीच्या भावनेचा विजय झाला. देखिए साहब, मैंने एक बात लोगों से जो कहा था, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ. मैंने लोगों से ये कहा था कि अगर आपको वोट देना है और कोई अच्छा बेहतर कैंडिडेट है, मुझसे बेहतर है, तो आप उसको दीजिएगा वोट, मुझे कोई ख़राब नहीं लगेगा उसमें. लेकिन जाति धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर वोट देना बंद कर दे करके.
अब भुमरे साहब को जो वोट मिला है वो काम की बुनियाद के ऊपर मिला है या जाति की बुनियाद के ऊपर मिला है, मुझे पता नहीं है उसमें। अब उसका भी एनालिसिस करके देखेंगे। अच्छा, तुम्ही एमआयएम पक्षाचे राज्याचे प्रमुख आहात. एमआयएम राज्याचे तुम्ही पक्षप्रमुख आहात इथले. राज्यातली एकूण निकालाचं सगळं बघितल्यानंतर तुमचं काय म्हणणं आहे की महाविकास आघाडीने मोठी मुसंडी मारलेली आहे, दुसरीकडे युतीचा बोलबाला होता पण ते देखिए, मैं इसको नहीं बहुत पॉजिटिवली इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि जो एक गुरूर और एक घमंड आ गया था कि हम 400 पार लेकर जाने वाले हैं, और महाराष्ट्र के अंदर आने के बाद इनके खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो एक लैंग्वेज था कि हम 45 सीटें लेकर आने वाले हैं, को कहता था कि 48 में से 46 सीटें लेकर आने वाले हैं, तो ये अगर हकीकत में देखा जाए तो एक घमंड और गुरूर की भाषा थी। जनता है तो आपको तो 10 पे भी लाके पटक सकती है, और अगर जनता के दिल में है तो आप 48 के 48 जीत सकते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज इससे ये गया है कि जो लोग जमीन से जुड़े रहेंगे, जाति धर्म और मजहब के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, विकास के बारे में बात करेंगे, तो लोग अब उसका साथ देंगे, क्योंकि अब लोग भी बहुत होशियार हो चुके हैं। मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है। विधानसभा लढवणार का आता? देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर फैसला है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद ये भी हो सकता है कि इम्तियाज जलील का 24 साल का पत्रकारिता का टर्म था, 10 साल का राजनीति का टर्म भी हो सकता है उसमें। देखेंगे आगे। पत्रकारिता में अच्छा ऑप्शन अगर मिल गया तो बूम पकड़ के यहाँ पे खड़े हो जाएंगे उसके अंदर। एक प्रश्न असा आहे की मागच्या वेळेस 2019 मध्ये वंचित प्लस एमआयएम, देशातल्या वेगळ्या भागामध्ये एमआयएम, राज्यात वंचित असा फॅक्टर खूप चालला होता. यावेळेस तो फॅक्टर चालला नाही आणि म्हणून महाविकास आघाडी, देशामध्ये इंडिया आघाडी ही पुढे गेलेली आहे असं आता चर्चा सुरू आहे. काय आहे की म्हणजे मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो की जोपर्यंत आपण सगळं डिटेल्स काढत नाही की विनिंग कॅन्डिडेटला कुठे किती मतं मिळालेले आहे, जे पराभव झालेले आहे, मी असू द्या किंवा खैरे साहेब असू द्या, आणि जे दुसरे जे कॅन्डिडेट्स आहे, एक तर मी स्पष्टपणे सांगतो की या देशामध्ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आणण्याची खूप आवश्यकता आहे. असे किती कॅन्डिडेट्स आहे की ज्यांनी 1000 मतं, 500 मतं, 2000 मतं, 3000 मतं घेतलेले आहे. म्हणजे याचा अर्थ हे होतो की आपण इलेक्शनला इतकं कॅज्युअली घेतो आणि एक एंटरटेनमेंट सारखं आपण हे करतो. मला असं वाटतं की एक खूप जबाबदारीचा एक हे आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल याच्यामध्ये काहीतरी अमेंडमेंट करण्याची आवश्यकता आहे, आणि जो कोणी इलेक्शन लढण्यास इच्छुक असेल आणि त्याला 1000, 2000, 3000 मतं मिळणार असेल तर कुठेतरी काही नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे. आणि ते माझी अपेक्षा हे आहे की या सरकारने पहिल्या अधिवेशनामध्ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आणून हे जे बिनकामाचे जे कॅन्डिडेट्स असतं, जे फक्त एंटरटेनमेंटसाठी हे इलेक्शनमध्ये उभे राहतं, त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्याची आवश्यकता आहे. जाती आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाला यावेळेस मतदारांनी नाकारलंय, कारण तुमच्यासारखे पक्ष जाती आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालायचे आणि इतर पक्ष सुद्धा हे अनेकदा समोर आले. आपल्या समोर आलेलं असेल, पण मी मागच्या 10 वर्षामध्ये कधीही जाती धर्माचा हे केलं नाही, आणि दुसऱ्या पक्षांनाही मी विनंती करत होतो की आपण ही जाती धर्माच्या मुद्द्यावर आपण इलेक्शन लढू नये. कारण की मी तर लोकांना हे स्पष्टपणे सांगितलं होतं की कॅन्डिडेटला बघून ते इंडिपेंडंट का असू नये. हा प्रश्न देशव्यापी आहे. देशातले मतदार, देशातली जनता जातीय धार्मिक ध्रुवीकरणाला नाकारलेली आहे का, हा साधा प्रश्न आहे. नाही, 100% इंडिया म्हणजे आपण या देशाचे जितके मतदार आहे त्यांना धन्यवाद द्यायला पाहिजे. उशीर का होईना, बेटर लेट देन नेव्हर आपण असं म्हणतो ना, की इतकं वर्षानंतर कमीत कमी लोकांना हे कळालेलं आहे की राजनीतीमध्ये जाती धर्माचा नाव घेऊन हे मुद्दा तयार करून कशा निवडणूक लढायचं, कशा निवडणूक जिंकायचं, हे अनेक वर्षापासून या देशामध्ये सुरू होतं. कमीत कमी आता हे पॉझिटिव्ह चेंज आपल्याला बघायला मिळत आहे. मी पर्सनली याचं वेलकम करतो.